नमस्कार साथियों। लास्ट के हमने अपने पिछले वीडियो में जो बात करी थी वो हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर। उसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, मॉनिटर करें, दवाइयाँ लें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। सो वो एक बात रही। अब इसी के आगे क्रम में हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। हार्ट डिजीज़ में चेस्ट पेन बेसिकली जो आम तौर पे जाना जाता है कि भाई किसी को अगर चेस्ट पेन हुआ है तो क्या करें। सो ऐसी स्थिति में अगर आपको चेस्ट पेन होता है और रिलीव नहीं हो रहा है तो आम तौर पर दो कारण से होता है। एक तो ये कि आपका एसिडिटी या कुछ इस तरह की जो कि आम धारणा है, और दूसरा वो रियल चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट की ओरिजिन से हो सकता है। आम तौर पर लोग उसको इसी तरह से लेते हैं कि भाई ये तो कल कुछ खा लिया था तो एसिडिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन उसमें उसको वो नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और हॉस्पिटल आने में देरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले क्या है कि यह चेस्ट पेन आखिर होता क्यों है? हार्ट से रिलेटेड ही बात करेंगे आज हम। सो हार्ट से चेस्ट पेन होने का मतलब आम भाषा में इसको या तो एंजाइना जाना जाता है, या आप कहेंगे कि ये जो है मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दो तरह से हो सकता है। जो डॉक्टर साहब की जांच करते हैं, जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब के कुछ एक ईसीजी निकालते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, या डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड जांचें करते हैं जिसमें अगर वो कार्डियक बायोमार्कर्स बढ़े होते हैं। इसी के आधार पर आगे के लिए ट्रीटमेंट आगे निर्धारित होता है कि अगर ईसीजी में भी चेंजेस हैं और कार्डियक बायोमार्कर्स भी बढ़े हुए हैं तो अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और अगर ईसीजी में चेंजेस नहीं, कार्डियक मार्कर बढ़े हुए हैं, तो इसको हम नॉन स्टेमी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ऑप्टिमाइजेशन करके और फिर जांचें करी जाती हैं। अब बात करें कि जांच करने वाले या इलाज करने वाले डॉक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो ये एक टीम है। आज कॉन्सेप्ट ये है कि एक टीम की तरह काम करते हैं। उसमें एक तो आपका हो गया जो डॉक्टर्स होते हैं नॉन इंटरवेंशन वाले होते हैं, यानी कि वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे, आपका एको करेंगे और आपका इलाज करेंगे, दवाइयाँ लिखेंगे। दूसरे डॉक्टर वो होते हैं जो इंटरवेंशन वाले होते हैं, यानी कि इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर आपको कुछ ईसीजी में चेंजेस निकलते हैं और कार्डियक मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो वो आपकी एंजियोग्राफी करेंगे, और एंजियोग्राफी में अगर आपकी ब्लड वेसल्स में नैरोइंग है या खून की सप्लाई में कोई रुकावट आई है तो ऐसी स्थिति में वो हो सकता है आपका स्टेंट करेंगे। और ध्यान रखें कि स्टेंट के बाद दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह अनुसार लेते रहना है, छोड़ना नहीं है। तीसरी बात यह है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपके हार्ट का फंक्शन भी ख़राब है और आपका ख़राब है का मतलब कम है, और आपके एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेसल्स, मतलब हमारे मोनली 3 वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉक हैं, और उनमें स्टेंट डालने की संभावना नहीं लगती है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में सर्जन्स के ओपिनियन लिया जाता है। इनको कार्डियोथोरेसिक सिटीवीएस सर्जन्स बोलते हैं। हर चीज़ का इलाज न तो स्टेंट है और हर चीज़ का इलाज नहीं बाईपास सर्जरी है, पर आपको आपके उस पर्टिकुलर मरीज़ के हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट सूट करता है वही टीम निर्धारित करती है। तो अगर मान लें कि आपकी तीनों वेसल्स में प्रॉब्लम है, उसमें स्टेंट भी नहीं हो सकते, दवाओं से भी काम नहीं चलेगा और इमीडिएटली कुछ करना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बाईपास सर्जन बाईपास सर्जरी करते हैं। ये रही बात। अब बाईपास सर्जरी में ऐसा है कि ये काफ़ी लंबे समय तक अगर भाल की जाए अच्छे से, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को स्टेंट करने की ज़रूरत पड़ी है तो उनको कम से कम 6 महीने में कार्डियोलॉजिस्ट जो अपने डॉक्टर हैं उनको दिखाते रहना चाहिए, और बाईपास सर्जरी में कम से कम 1 साल में एक बार फॉलोअप ज़रूर लेना चाहिए। उसमें जो आपके डॉक्टर हैं ज़रूरी जांचें करेंगे, हो सकता है एको करें, स्ट्रेस एको करें, ये सारी जांचें करके आगे के लिए आपके ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। और
अमूमन आम तौर पर आपको खून पतला करने वाली दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी होती हैं, हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। साथ ही अब इन सारी चीज़ों के तो इलाज की बात हो गई। अब आपको अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी करने होते हैं। आपको इंश्योर करना है कि आप अपने जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो समय से लें। अपने खान-पीन में चेंजेस लाएँ, जैसे कि फैट कम करें और दूसरा जो है नमक कम करें। अगर आपके ब्लड शुगर की बीमारी है यानी कि डायबिटीज़ है, तो आपको अपना ब्लड शुगर भी कंट्रोल कर रखना चाहिए। उसके लिए दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहना चाहिए और मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है कि आप कोई न कोई फ़िज़िकल एक्सर्शन वाली वॉक करें। अगर आपके डॉक्टर की तरफ से सलाह है तो आपको वॉक करना चाहिए, कम से कम ब्रिस्क वॉक 20 मिनट्स, 20 टू 40 मिनट्स, जिससे कि ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपको वो वॉक करते-करते ठीक से पसीना आ जाए। इस तरह की चीज़ें हैं। खान-पीन का अपना ध्यान रखें और जो समय से खाना लें, ख़ास तौर की डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, वो समय से खाना लें, छोटे स्मॉल मील्स लें और अपने ब्लड शुगर कंट्रोल करें, नियमित रूप से जाँच कराते रहें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। सो अगर अब हम इस चीज़ को ओवरऑल समराइज़ करें, तो अगर किसी को चेस्ट पेन होता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है और यथासंभव जल्दी से जल्दी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और अगर ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट निर्धारित करेंगे और जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, दवाएं आपको लंबे समय तक चलेंगी, लेनी पड़ेंगी और वो लेनी चाहिए। कभी भी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपनी मर्ज़ी से ही दवा छोड़ देते हैं और उसके बाद उनको फिर उनके स्टेंट ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके वो आते हैं हमारे पास। वो एक अच्छी बात नहीं है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी को कि दवाइयाँ आपके जो डॉक्टर हैं, उनकी सलाह अनुसार ही लेते रहें। ये कुछ चीज़ें हुईं और लाइफ़स्टाइल चेंजेस की हमने बात की, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस नमक कम करें, फ़ैट ना लें या फ़ैट भी रेस्ट्रिक्ट करें और वॉक करें नियमित अनुसार। सो ये चीज़ें हैं। इसके लिए बाकी मैं यही कहूँगा कि आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो का आप स्वतः लें और आप अपने साथियों को, आपके सोसाइटी में जो लोग हों और जिनको भी आपको लगता है, उनको एडवाइस करें और ये वीडियो भी फॉरवर्ड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इसी तरह के जानकारी वाले चैनल इसके लिए वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। अ, आगे चीज़ें यही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें तो हमारी कुछ बीमारियां तो हम लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से ही बढ़ जाती हैं, जिनको कि समय रहते बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन लोग की न जानकारी ना होने के कारण, उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई ना कर पाने के कारण लोग उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं और वही बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई समस्या कुछ लगती है, तो अपने डॉक्टर से यथासंभव जितनी जल्दी से जल्दी हो सलाह लें और एप्रोप्रिएट डॉक्टर से सलाह लें। आपको अगर आँख की बीमारी है, तो आँख के डॉक्टर को ही दिखानी होगी, ठीक है? तो उस तरह से सलाह लें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद वो इस वीडियो को देखने के लिए और थैंक यू।